महिला, बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोग, समाज के हर वर्ग, हर तबके के लोग प्रभावित हैं और परेशान हैं। रंगोली जी, पहले हम अपने इस विषय पर आए, उससे पहले हमें जो याद आ रही है, एक आपको बात बहुत ही इस विषय में प्रासंगिक है कि जब हम लोग स्कूलिंग में हुआ करते थे तो एक लेख लिखने के लिए हम लोग को मिलता था कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। आज आपका साइबर अपराध विज्ञान का अभिशाप बनकर के उभर रहा है। क्योंकि अगर विज्ञान का कोई भी आविष्कार किया जाता है तो उसका उद्देश्य होता है मानवता की भलाई के लिए, लेकिन वो मानवता की भलाई के उद्देश्य से किया गया आविष्कार आज अपने को एक अभिशाप के रूप में समाज में परिलक्षित हो रहा है। और इस विषय में आप आज दर्शकों को, हमारे प्रिय दर्शकों को अधिक से अधिक जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब हम आते हैं अपने विषय साइबर अपराध पर। तो साइबर अपराध को अलग से कहीं माने विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसके लिए साइबर एक शब्द है और इसको सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत ये लाया गया है। सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सूचना इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत यह साइबर अपराध को कैसे वो अपराध को नियंत्रित किया जाए, उसके अंदर अगर कोई अपराधी है तो उसको कैसे दंडित किया जाए, दंडित करने का क्या प्रावधान होना चाहिए, इन सारी बातों की पूरी तरह से उसका इनेक्टमेंट माने अधिनियमित किया गया है। सर, तो मैं चाहूंगी कि इसके बारे में आप जरा विस्तार से बताएं। जी, तो सर्वप्रथम हम आपको बताएं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया और इसको एक्ट को बन करके ये लागू हुआ 17 अक्टूबर 2000 को। और समय समय से में इसको समय परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन भी हुए। 2000 के बाद एक संशोधन हुआ 2008 में, फिर उसके बाद एक संशोधन हुआ 2009 में, फिर एक उसी में संशोधन हुआ 2011 में, और करते करते एक अभी हाल ही में नवंबर 2020 में 9 नवंबर 2020 को अब इस अधिनियम और इसने जितने भी ये सोशल प्लेटफॉर्म हैं, इंटरनेट और ये सोशल मीडिया वगैरह, उसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। अच्छा सर, साइबर अपराध में कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल, इसकी क्या भूमिका होती है? साइबर अपराध से आशय ही यही है, ऐसे अपराध जो कंप्यूटर, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इस तरह से सूचना आदान प्रदान के जितने भी साधन हैं, उन साधनों का प्रयोग करके अगर किसी को नुकसान पहुंचाया जाता है तो वो सारे साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। अब मुख्य रूप से साइबर अपराध 3 तरह के होते हैं। एक साइबर अपराध होता है व्यक्ति से संबंधित, दूसरा साइबर अपराध होता है संपत्ति से संबंधित, और तीसरा साइबर अपराध होता है समाज से संबंधित। सर, साइबर अपराध से सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए? उसके पहले अभी हम आपको एक और बात बता दें कि साइबर शब्द को जो हम बोले कि कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के धारा 2 में जो उसका परिभाषा खंड होता है, उसके उपधारा NA और NB में साइबर आपको कैफे और डाटा और उसके बाद से साइबर ये सिस्टम, इन सबको परिभाषित किया गया है। और ये व्यवस्था बनाई गई है कि अगर कोई साइबर अपराध होता है तो उसको कैसे कैसे रेगुलेट किया जाएगा, कैसे उसका व्यवस्था बनाया जाएगा जिससे कि दोषी को दंडित किया जा सके। सर, महिलाओं पर क्या प्रभाव है साइबर अपराध का? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। इस साइबर अपराध का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं पर ही होता है। अच्छा। और महिला इससे काफी प्रभावित हैं। और हम एक बात और कहना चाहेंगे कि ये जो
कोविड-19 का जो समय चक्र चला, जी, ये जी। महामारी के रूप में उभरा, जी सर। और इस अवधि में चूंकि बहुत सारे लोगों की नौकरियां गईं, गई। आय के साधन बंद हुए, सब लोग अब मोबाइल ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू हो गई, चूंकि सारे बाजार बंद थे। जी जी। तो उसका ये दुष्प्रभाव हुआ कि ऑनलाइन मार्केटिंग होने से सब कुछ ऑनलाइन जब खरीदा जाने लगा, क्राइम बढ़ तो गए। तो उसमें साइबर क्राइम काफी तेजी से बढ़ा और उसमें महिलाएं काफी प्रभावित हुई। अब महिलाओं पर इसका कैसे कैसे असर होता है, उसके लिए हम आपको कुछ उदाहरण बताना चाहेंगे कि कैसे कैसे महिलाओं पर ये साइबर अपराध होते हैं। जी। जैसे ट्रोलिंग करना, इंटरनेट के माध्यम, मोबाइल से ट्रोलिंग करना, या गाली देना, या धमकी देना, या बदनाम करना, इस तरह की जितनी भी हैं। उसके बाद से अब तो आपका ये हैकिंग का जमाना भी आ गया है। जी, जी। पीछा करना, ये सारी चीजें जो महिलाओं के प्रति की जाती हैं, या अश्लील कमेंट्स भेजना, जी। ये सारी चीजें जो है वो साइबर अपराध के अंतर्गत आ रही हैं। जी जी। सर, साइबर अपराध करने वाले अपराधियों के लिए कौन कौन से कानून बने हैं? जी, साइबर अपराध करने, साइबर ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आने से पहले जी। भी कुछ कानून थे जिसके तहत इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाया जाता था। जैसे भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जी जी। कॉपीराइट एक्ट, ये सब ऐसे कानून थे जिसके तहत कुछ हद तक ये नेटवर्किंग के जरिए साइबर क्राइम किए जाते थे, उस पर अंकुश लगता था। लेकिन 2000 में यह जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया, यह पूरी की पूरी तरह से साइबर क्राइम को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए उद्देश्य से ही ये बनाया गया है। जी जी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि साइबर क्राइम का जो मुख्य रूप से क्राइम ये होता है, उसमें है साइबर स्टॉकिंग, जी। उसके बाद से दूसरा है आपका मानहानि, और तीसरा है ईमेल स्पूकिंग, जिसको ईमेल फ्रॉड भी कहते हैं। ये सारी चीजें आपकी साइबर क्राइम के अंतर्गत आ रही हैं। सर, साइबर क्राइम से सुरक्षा है तो लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं? सबसे पहले बता दें आपको कि साइबर क्राइम से सुरक्षा के लिए आपको जो कानून बने हैं, एक तो जो कानून बना 2000 में, उसका संशोधन हुआ 2008 में मुख्य रूप से, फिर बाद में 2009, 2011 चलते आया। जी जी। अब उसके लिए आपको जो सुरक्षा से संबंधित ये चर्चा करने से पहले हम आपको ये बता दें कि सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से वो साइबर अपराध हैं और उसके लिए क्या क्या सजा का प्रावधान किया गया है। जी। तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कि साइबर क्राइम के कितने तरह के प्रकार होते हैं। जी जी। पहला होता है डाटा की चोरी। जी। कंप्यूटर से या मोबाइल से आपका डाटा कोई और उड़ा लेता है, अच्छा। तो उसके लिए 3 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अच्छा अच्छा। ठीक है। जी। उसके बाद से हैकिंग है। हैकिंग के लिए भी वही 3 साल की जुर्माना और सजा का प्रावधान है। जी जी। उसके बाद से पोर्नोग्राफी है, जिसको अश्लील चित्र वगैरह भेजना यह सब कहते हैं। जी। उसमें 5 साल की सजा और आपको उसमें जुर्माना 5 लाख तक का है। जी। इसी तरह से आपका है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बच्चों के साथ जो अश्लील पिक्चर वगैरह भेजे जाते हैं, जी। उसके लिए है। उसमें है 5 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना। और अगर कोई वही अपराध अगर दूसरी बार करता है तो वो सजा 7 साल की हो जाती है। अच्छा अच्छा। ये बढ़ जाती है। सर, साइबर अपराध से अभी 1 मिनट और रोकेंगे हाँ, आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। और कुछ श्रेणियां हैं, चूंकि दर्शकों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए जी, जी, कि बिल्कुल। साइबर अपराध में कौन कौन सी चीजें आती जी हैं। सर। उसके बाद से है ईमेल फ्रॉड। अच्छा। ईमेल फ्रॉड में आपको वही
3 साल की सजा और जुर्माना है। अच्छा। उसके बाद से कहीं कहीं अपनी आइडेंटिटी छिपाई जाती है। अच्छा। अपना क्राइम लोग कर देते हैं ऑनलाइन और अपनी पहचान छिपा लेते हैं, तो उसको कहा जाता है पहचान की चोरी। अच्छा। तो पहचान की चोरी के लिए भी 3 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। या उसके बाद है वायरस स्प्रे वायर फैलाना, मतलब कि अफवाह या इस तरह का कहीं कुछ फैलाना या ऐसी खबर फैला देना जिससे कि समाज में एक ऐसा माहौल उत्पन्न हो जाए जिससे कि कुछ भी हो सकता है, अनवांटेड घटनाएं हो सकती हैं। अब उसी में आपका आ जाता है साइबर वार या साइबर आतंकवाद। और साइबर वार और साइबर आतंकवाद के केस में आपको आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद से है एक सबसे बड़ी बात है आईपीआर की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो आजकल किया जाता है कि जो ओरिजिनल, मान लीजिए कि आपने कोई रचना की जी। और आपकी रचना चुरा करके किसी और ने उसका यूज किया और वो अपने नाम से उसको प्रचार प्रसार किया, तो वो आईपीआर के तहत जो है उसमें भी आपको 50,000 से लेकर के 3 लाख तक का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान बनाया गया है। उसके बाद है सोशल नेटवर्किंग पर तंग करना, तरह तरह का कमेंट करना, गाली देना, कुछ ऐसा आपके विषय में बोलना जिससे कि आपके समाज में प्रतिष्ठा जाए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपको तंग करने, सोशल नेटवर्किंग पर तंग करने के अंतर्गत आती हैं और उसमें भी वही 3 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। और इसमें सबसे अच्छी बात आपको बता दें कि इसके लिए एक गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाया हुआ है। अच्छा। जिसको कहते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। अच्छा। उसी पोर्टल के जरिए आप इस पर ऑनलाइन शिकायत कर सकती हैं। जी। सर, ये जानना चाहेंगे हम, सोशल मीडिया पर जो शेयर की जाती है आजकल फेक जानकारी, तो क्या उसके लिए भी कोई कानून है? हाँ, उसके लिए कानून है। उसी के लिए जो बताए ना कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, फिर सूचना एवं प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 है। उसके बाद इससे संबंधित अन्य कानून भी हैं, जैसे आपको सूचना प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया सार्वजनिक लोगों के द्वारा सूचना उपयोग के लिए अवरोधक के लिए सूचना उपाय अधिनियम 2009 है। उसके बाद से सूचना प्रौद्योगिकी बिचौलिए दिशा निर्देश अधिनियम 2011 है। इन सारे कानूनों के तहत जो हैं वो प्रावधान बनाए गए हैं जिसके तहत अपराध को रोका जा सके और उसको सजा दिया जा सके। सर, साइबर अपराध से संबंधित शिकायत हम कहां और कैसे दर्ज कर सकते हैं? जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये सारी कानून और नियम तो हम आपको बता दिए, लेकिन अब शिकायत कहां दर्ज करें ये दर्शकों को हमारे बताना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए 2 आपको उपाय हैं। एक तो जो हम आपको बताए कि वो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। उस पोर्टल पर आप ऑनलाइन भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इसके अलावा सरकार ने लगभग जिला स्तर पर, हर थाना में, जिला स्तर पर या जहां भी संभव हो सका, धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार हो रहा है कि साइबर सेल का, हर थाना में साइबर सेल का गठन किया गया है, जहां साइबर अपराध से संबंधित शिकायतें दर्ज होती हैं। तो आप अपने संबंधित थाना में जाकर के इसकी शिकायत दर्ज कर सकती हैं और वो थाना आपकी शिकायत दर्ज करते हुए, एफआईआर दर्ज करते हुए उसका जांच करेगा और आपका दर्ज करेगा। उसके बाद से जांच करेगा और दोषी को सजा दिलाने का प्रयास करेगा। इसके अलावा जगह जगह नोडल ऑफिसर भी बनाए गए हैं। नोडल ऑफिसर के यहाँ भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो शिकायत करने के लिए 3 माध्यम हम आपको बताए कि एक तो ऑनलाइन आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए, थाना में शिकायत दर्ज कराइए और नोडल ऑफिसर के यहाँ शिकायत दर्ज कराइए। यही माध्यम होता है। सर, आजकल बैंक खाता ऑनलाइन जो मतलब बैंक खातों से धोखाधड़ी की बातें बहुत सामने आ रही है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? हाँ, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी आजकल ये अपराध बहुत हो रहे हैं। जी, बहुत ज्यादा। पूरा अकाउंट ही खाली हो जा रहा है। जी, बिल्कुल। दो अपराध अभी समाज में काफी बढ़े हुए हैं। एक तो फेसबुक हैकिंग होता है और दूसरा ये अकाउंट हैकिंग है। तो इसमें आप
जब भी आपका ऐसा कुछ, पहली बात तो आपको बताएं कि इसमें सचेत रहने की बात है कि आपको हमेशा अपना पासवर्ड आईडी चेंज करते रहना चाहिए। उसके बाद से कभी भी कोई भी अनवांटेड जो मेल या कोई भी लिंक आते हैं उसको शेयर न करें। उसके बाद से बैंक आपको अगर कोई, जैसे आपसे मांगा जाता है कि आपका अकाउंट अपडेट करना है, आप अपना आधार कार्ड या अपना वो ये मोबाइल नंबर बताइए, तो इन सब से बचें। और ये ऐसे परिस्थिति में सर्वप्रथम आपको ये, अगर ऐसा कुछ आपके साथ अगर खाता की निकासी होती है तो इसकी सूचना आप संबंधित बैंक को दें। अच्छा। और उसके बाद से उससे संबंधित एफआईआर दर्ज कराएं या आपको पोर्टल पर अपने कंप्लेन दर्ज कराएं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अगर आपका कोई बैंक अकाउंट अगर हैकिंग हुआ है तो उससे संबंधित इस क्राइम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है साक्ष्य, एविडेंस। अगर आपके पास एविडेंस नहीं रहेगा तो ना पुलिस ना संबंधित पदाधिकारी आपकी कोई मदद कर पाएंगे। तो जब भी अगर आपके साथ ऐसी घटना या दुर्घटना होती है तो कोई भी डाटा को आप न डिलीट करें। डाटा डिलीट करने से वो आपके सारे एविडेंस समाप्त हो जाते हैं और फिर उस जो क्रिमिनल है, जो क्राइम कर रहा है, उसको पकड़ने में काफी असुविधा होती है। तो सर्वप्रथम आप संबंधित बैंक को इन्फॉर्म करें और उसके बाद आप थाना में या वो जो पोर्टल है, पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। जी। सर, साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा कैसे करेंगे? हाँ, अच्छा, इसमें एक बात और छूट गई थी। अगर आपके बैंक का खाता से पैसा निकलता है, जिसको कि अकाउंट हैकिंग वगैरह कहा जाता है, उसमें आप जिम्मेदार नहीं हैं। अच्छा। ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा। कि अगर आपकी खाता से पैसे की चोरी होती है ऑनलाइन तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, संबंधित बैंक उसके लिए जिम्मेदार होता है। ये तो बहुत अच्छी बात हाँ, है सर। ये है कि वो बैंक की जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि आपके पैसे की सुरक्षा की गारंटी बैंक की होती है। अच्छा। तो उसमें बैंक जिम्मेदार होता है। सर, साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा कौन से कानून है? साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्ति उसके लिए भी कोई कानून सुरक्षा है? का कानून वही हम आपको बताए जिस विषय को हम लोग लेकर के बैठे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत जितने हम आपको अपराध के प्रकार बताए उसी में ये भी है। अच्छा। और उसमें क्या सजा है वो सारा प्रावधान जो बनाया गया है उसी के तहत सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत ही ये सारे सजा का और प्रावधान। उसके साथ साथ जो हम आपको और भी बताए कि भारतीय दंड संहिता या ये कॉपीराइट एक्ट, इन सब के तहत भी जो सजा का प्रावधान बनाया गया है वो सारा इसमें इंक्लूड है। सर, सरकार द्वारा साइबर अपराध रोकने की दिशा में क्या प्रयास चल रही है? आपने बहुत अच्छा कहा है। सरकार इस दिशा में काफी कुछ प्रयास कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को तरह तरह से सचेत कर रही है, सतर्क कर रही है कि आप अपना जो भी ये डाटा है वो शेयर न करें किसी से। आप हमेशा अपना पासवर्ड बदलते रहें, अपने खाते को अपडेट करते रहें। उसके बाद से अगर माता पिता जो घर में हैं या जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो बच्चों या सब एक दूसरे को इसके बारे में जागरूक करते रहें। और विशेषकर जो यंगस्टर हैं, युवा हैं, वो इन अपराधों से दूर रहें और जितना कोशिश हो कि बस इसका उपयोग किया जाए, दुरुपयोग न किया जाए। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ, और आपने पूछा कि कानून की बात, तो वो कानून के अलावा अभी 9 नवंबर 2020 अभी रिसेंटली एक भारत सरकार ने अधिसूचना जारी की है जिसके तहत जैसे ओटीटी, आजकल आप देखी होंगी कि सारे फिल्म, अब चूंकि सिनेमा हॉल बंद हैं तो जितने भी फिल्म और टेलीविजन से संबंधित जो भी प्लेटफॉर्म क्रिएट किए गए हैं, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सारे फिल्म और सब दिखाए जाते हैं। तो वो ओटीटी के तहत माने ओवर द टॉप एक प्लेटफॉर्म बना है जिसमें फिल्म टेलीविजन के संबंधित आप प्रोग्राम दिखाते हैं। तो
अगर उससे संबंधित अगर कोई शिकायत या कुछ होती है तो वो आपको भारत सरकार ने 9 नवंबर 2020 को एक अधिसूचना जारी की है कि वो उससे संबंधित सारे जितने भी अपराध या जितने भी कार्य होंगे वो सारे सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन माने जाएंगे और सूचना प्रसारण मंत्रालय सक्षम है कि उसको देखे। सर, अब चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हम अपने प्रिय दर्शकों को चलते चलते यह संदेश देना चाहते हैं कि आज सोशल मीडिया, नेटवर्किंग और ये मोबाइल के युग में इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी गैजेट हैं उनका उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें और जितना हो सके अपने डाटा, अपनी सूचना को सुरक्षित रखें और अनवांटेड जो अनचाहे जितने भी कॉल्स या आपको ओटीपी या इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनको डिलीट कर दें, उनको शेयर ना करें। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रंगोली जी। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप इससे लाभान्वित भी होंगे। अगर आप इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी संदेश हमें भेजना चाहते हैं तो इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कानूनी सलाह द्वारा, केंद्र निदेशक, डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, इस अंक में इतना ही। अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।